So hello everyone, I welcome you all to UIS. So let's discuss today's topics. एक बहुत important aspect डिस्कस करेंगे that is related with solar radiation management. इस पर एक चर्चा भी हो रही है. So what basically solar radiation management and how we can use it to control global warming, इस पर काफ़ी चर्चा है. तो we are going to discuss आज के जो टॉपिक्स हैं. एक तो सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल, माइक्रोबायोम एंड ऑटिज्म डिसऑर्डर, मून डस्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, साउथ चाइना सी, और फिर आपका मेंस का है. तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मेंस का क्वेश्चन है, देन यू हैव साउथ चाइना सी, मून डस्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, माइक्रोबायोम एंड ऑटिज्म डिसऑर्डर. तो ये भी साइंस का टॉपिक है. ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. फिर आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन. दिस इज जो सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन की बात करें तो दिस इज लिंक्ड विद जीएस पेपर 3. तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे. मेंस का क्वेश्चन देख लो, जिसको आपको सेंड करना सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे. व्हाट इम्पैक्ट सोशल मीडिया हैज़ ऑन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक अधिकारों के अभिव्यक्ति पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है. तो ये एक डिस्कशन है, एडिटोरियल के अंदर एक आर्टिकल है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड. तो आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर आपको अपने आंसर पोस्ट करना है. कल का जो बेस्ट आंसर होगा दैट आई एम गोइंग टू, जो आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी सेकंड क्लास आज है. जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के जो भी टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स. एक क्लास हो चुकी है जिसकी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं. अनअकैडमी में जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, एंड प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है. अभी जो अपकमिंग कोर्सेज हैं वो जैसे नेक्स्ट कोर्स आईआर का आएगा, जिसमें हम लोग 1.5-2 साल के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी, फिर एग्रीकल्चर, एक और साइंस टेक का कोर्स आएगा. ठीक है, तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. इन एरिया से लगभग 45 प्लस प्रश्न आपके आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और इनको कवर करना जरूरी है, खासतौर से जो 2023 की तैयारी आप कर रहे हैं. तो ये कोर्स ऑलरेडी आपका फरवरी 18 से शुरू हो चुका है. एंड आज सेकेंड क्लास है, बट जो क्लास आपकी मिस हुई उसको आप कर सकते हैं. आज लास्ट डे है ऑफर का, 30% ऑफ का लास्ट डे है, जिसमें आपको जो है ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग ऑप्शनल अगर आप लेते हैं बाय यूजिंग द कोड SPLIVE, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. अब इसमें आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स के. सो यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज SPLIVE, और आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं. तो 12 मंथ्स का ये ड्यूरेशन है, 18 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, 36 मंथ्स का. लास्ट डे है तो इसका ज़रूर से आप बेनिफिट उठाएं, इंक्लूडिंग ऑप्शनल, और सारे जितने भी बैच कोर्सेज जैसे आरंभ बैच कोर्स और दूसरे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं. लक्ष्य कोर्स है, लक्ष्य का जो कोर्स है, देन आरंभ बैच है आपका. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, एंड दिस फर्स्ट टॉपिक इज़ लिंक्ड विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया. देखो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है. अब सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसमें हम कई सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं. एक चर्चा जो हमारी होती है दैट इज़ रिलेटेड विद द सेल्फ एक्सप्रेशन. इट इज स्टेटेड कि जो भी सेल्फ एक्सप्रेशन है, जिसे हम कहते हैं कि वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, इज इट रियली वी आर एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ, और वी आर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन और द बोरोड ओपिनियन. किसी के ओपिनियन को हमने लिया है और उसी को हम वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस दैट थिंग. ये सोचने वाली बात है. लाइक यू हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन. बहुत अच्छा आर्गुमेंट इसमें दिया गया है, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कि डेमोक्रेटाइजेशन, और वी आर डेमोक्रेटाइजिंग द ओपिनियन, बट इज इट रियली दैट जो भी हमारे ओपिनियन हम एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आपका खुद का है, और इट इज़ बोरोड ओपिनियन. कुछ चीज़ें हैं जो कि जिस फ्लो में जा रही हैं उसी फ्लो में वी ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ. तो बहुत अच्छा आर्गूमेंट इस आर्टिकल के अंदर दे रखा है सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में. तो यहाँ कहा जाता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कैरी द ओपिनियन ऑफ अदर्स, दे कैरी द ओपिनियन ऑफ द अदर्स. एंड इट इज़ स्टेटेड कि जैसा भी हमने डिस्कस किया कि बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द सोशल मीडिया, जो डेमोक्रेटाइजेशन है सेल्फ एक्सप्रेशन का, इट मीन्स आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बातें रख सकते हैं, बातें रख सकते हैं, और जहाँ तक बात आपको रखनी है वहाँ तक आप रख सकते हैं. ऑल्दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जैसे जब भी आप गवर्नमेंट संस्थाओं की बात करें तो यू आर एबल टू रीच टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस
उनको अकाउंटेबल कर सकते हो, अपनी बातें वहाँ तक रखवा सकते हो, बातें रखी जा सकती है। तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटाइज्ड वे के अंदर अगर हम ऐसे बात करें कि जहाँ पे यू आर एबल टू रीच टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, यस इट इज़ देयर, क्योंकि हर लेवल पे ग्रीवेंस रिड्रेसल या जो भी बड़े बड़े डिग्निटरीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन तक आप रीच कर सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। कैंपेन रन होती है जिसको नोटिस किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, तो वो एक डिफरेंट है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सेल्फ एक्सप्रेशन वी कैन से कि मे बी इतना ऑर्गेनिक थॉट्स आपके नहीं होते हैं, रादर वी बोरोस वर्ड्स फ्रॉम द अदर। जो भी चीज़ें चल रही हैं उसी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं से चीज़ों को बोरो करते हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मास होमोजेनाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी। देखो, समाज का इवोल्यूशन कैसे होता है? समाज का इवोल्यूशन, जब भी विचारों का जब हम इवोल्यूशन कहते हैं, तो ऑर्गेनिक विचार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे विचार जो कि उसी समाज से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उन्हीं विचारों पर डिबेट, डिस्कशन, कई प्रकार के जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट। और जब ये ऑर्गेनिक थॉट प्रोसेस रिप्लेस हो जाए होमोजेनाइजेशन, इट मीन्स एक ट्रेंड, विचारों का एक ट्रेंड चल रहा है कि ऐसी चीज़ों को आपको लाइक करना है, ऐसी चीज़ों को डिसलाइक करना है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जब ये होमोजेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो समहाउ इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हम क्या कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन वी आर बोरोइंग वर्ड्स। कहीं ना कहीं से हम जो शब्द है वो बोरो कर रहे हैं। आप भी इस पर अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में यू कैन गिव योर व्यूज़। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इश्यूज़ को लेके डिबेट, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, एंड समाज के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसमें एक ऑर्गेनिक विचार डेवलप हो, एक ऐसे ट्रुथफुल विचार डेवलप हो जिससे कि जो लोग हैं वो मोटिवेट भी तो हों, साथ में एक इवोल्यूशन ऑफ समाज के लिए इवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कई चीज़ें हम रीट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, मीमेज और इमोजीज, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों का है। आई थिंक 40 करोड़ के आसपास एक इंडियन अकाउंट्स हैं फेसबुक के, 30 करोड़ के आसपास इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं। बहुत लार्ज नंबर है। बट द जो भी स्ट्रक्चर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, समहाउ इट इनहेबिट्स द सेल्फ एक्सप्रेशन अगेन। द पॉइंट इज कि वी कैन से कि ऐसी चीज़ों को लेकर आना जो होमोजेनाइजेशन की तरफ हो। कुछ ऐसी चीज़ें कि ठीक है, इसको आपको इस तरीके के विचार करना है, ऐसे आपको लाइक करना है, इस इमोजी के माध्यम से आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। लोगों के जो विचार है ना वो बहुत ही छोटे होते जा रहे हैं। जैसे आप सोशल मीडिया में लिखते रहे हो तो बस मुंह बना दिया, वो इमोजीज क्या होती हैं वो कर दिया, मेमेज शेयर कर दिया। दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू इमेजेस, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू इमोजीज। जब आप विचारों की बात करते हैं, यू हैव अ व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग ह्यूमन माइंड, इट रिक्वायर्स बहुत सारे शब्दों की जरूरत होती है। शब्दों की, साउंड की, एक्सप्रेशन की, इमोशनल एस्पेक्ट की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बट इज़ इट रियली कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? वी आर ट्राइंग टू इवन एक्सप्रेस आवर सेल्फ थ्रू सर्टेन मीन्स एंड मैकेनिज्म, जो बहुत ही शॉर्ट भी होगा। देर इज़ हार्डली स्कोप फॉर अ डायलॉग ऑल्सो, रीजनिंग ऑल्सो, और इन चीज़ों को इंसेंटिवाइज भी आपका किया जाता है। देर इज़ एस्पेक्ट ऑफ अ क्रिएटर इकोनॉमी। जैसे आज के समय में ये सब बहुत कॉमन हो गया है। जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो क्रिएट कर रहा है, सेशंस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारी माध्यम से लोग कार्य कार्य करते हैं, दे अर्न। उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपका वो अर्न भी कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट टू एंगेज देम सेल्फ, बहुत सारे लेवल पे जो कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारे इनोवेशंस और क्रिएशंस देखने को मिलता है। इससे कई इंसेंटिव्स भी जनरेट आपके होते हैं। लाइक यूट्यूब के अंदर अगर खुद का यूट्यूब चैनल है तो उसमें के माध्यम से लोग काफ़ी अर्निंग करते हैं। शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, शॉर्ट वीडियो 10-10 12-12 सेकंड में, एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी गोइंग ऑन ऐसे ऐसे करने की बहुत ज़्यादा। इसमें हार्मोनल जो डिसबैलेंस टाइप चीज़ें वो भी देखने को आपको मिल रहा है। इवन कोई वीडियोस अगर कोई क्रिएट करता है, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ऑफ द यूट्यूब, इट इज़ वेरी ईजी कि ऐसे वीडियोस क्रिएट किए जा सकते हैं जिससे जो तुरंत वायरल हो सके, एंड दैट वायरल वीडियो विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पीपल परसेप्शन, ओपिनियन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जिसको हम ये मानेंगे, अरे यार मैं इसको सुन के और फिर अब वही बोरो करके और फिर अपने आप को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन द क्रिएटर इकोनॉमी
जिसे हम क्रिएटर इकोनॉमी, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बेस्ड आपका होता है, जो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट किया जाता है, उसके माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं, हाउ फार विल दे हेल्प इन कैरिंग आउट, और वी कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट, एक रियल और ऑर्गेनिक कंटेंट किस तरीके से किया जा सके। तो यहाँ पे एल्गोरिदम, उसके बाद शॉर्ट वीडियोस, ये सारी चीज़ों के माध्यम से, एंड इनके माध्यम से चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, मीन्स इवन द क्रिएटर इज ट्राइंग टू यूज दी शॉर्ट वीडियोस, एल्गोरिदम्स, व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए, एंड देर इज़ वेरी हार्डली एनी स्पेस लेफ्ट फॉर द सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारा जो कंटेंट है, उसी कंटेंट, मतलब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये कंटेंट है, यही कंटेंट लोग देखने की प्रयास करते हैं, उसी तरीके का कंटेंट अदर पीपल विल ऑल्सो क्रिएट, कीप ऑन क्रिएटिंग सच कंटेंट, एंड देर इज हार्डली रूम लेफ्ट फॉर द सेल्फ एक्सप्रेशन। इवन आज के समय में जनरेटिव एआई का भी कंसेप्ट आ गया है। जनरेटिव एआई का मतलब होता है यू आर यूजिंग थ्रू स्क्रिप्ट, ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स, इस तरीके से क्रिएट करो। आपने चैट जीपीटी को आप क्रिएट सच ऑडियो, क्रिएट सच वीडियो, तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, इट विल बी क्रिएटेड। सो अब वहाँ पे इवन आपके लिए जो कंटेंट भी है, उस कंटेंट को भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स आने वाले हैं बेस्ड ऑन एआई, जिसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दे विल क्रिएट फॉर यू, दे विल एक्सप्रेस फॉर यू। आपने कहा मुझे एक्स वाई जेड चाहिए, व्हेन यू आर राइटिंग एक्स वाई जेड, यू हैव जस्ट पुट योर विश, और वो कैसे कंटेंट क्रिएट होगा, वो चैट जीपीटी डाले आपके लिए क्रिएट कर देंगे। सो फर्दर जो सेल्फ एक्सप्रेशन का जो स्कोप है, इवन इन जनरेटिंग कंटेंट और द मीनिंगफुल कंटेंट, उसका भी स्कोप विल आपका विल रिड्यूस। अब आप सोचो कि कितना स्कोप आपका रहता है, रहेगा। ह्यूमन माइंड को, उसके विचार किस तरीके से हैं, किस तरीके से वो अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है एक एक इंडिविजुअल समाज के अंदर। ये क्या है, सोसाइटी के अंदर जब इंसान प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस का इन द सेंस जब वो समाज के अंदर रहता है, लोगों से बातें करता है, सीखता है, देन ओनली दे आर एबल टू लर्न सच थिंग्स। तभी वो अपने आप को तभी वो सब चीज़ें वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अगेन, सो देर इज़ अ वेरी लेस स्कोप, वी कैन से, बहुत ही लेस स्कोप धीरे धीरे बनता जाएगा फॉर द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू पॉइंट, ऑल्सो सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप का जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसके लिए, with the coming of these technologies, generative AI and all. Next topic is related with the data. डेटा प्रोटेक्शन बिल पर हमने काफ़ी सारी चर्चा की है, और इस पर भी कुछ ये क्रिटिसिज्म है, इन्होंने हाईलाइट किया है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रिटिसिज्म। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द डेटा प्रोटेक्शन बिल? डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द डेटा प्रोटेक्शन बिल? ये आपका जीएस पेपर 2 के अंदर बढ़िया प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, एंड क्रिटिसिज्म पर भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अगर बात करें, तो यहाँ पे इनको प्राइवेसी से लिंक किया गया है। प्राइवेसी क्या, इट्स अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, बोथ आर फंडामेंटल राइट्स। अब डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको क्यों है? बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। वी टॉक अबाउट डिजिटल इकोनॉमी, जो कि डेटा पर बेस्ड होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करती हैं, अर्निंग करती हैं, लाख ऑफ करोड़ रुपीज़ दे जनरेट। और ये जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, इसलिए ज़रूरी है कि जो डेटा है, लोगों के डेटा पर अपना खुद का कंट्रोल हो, खास तौर से जो पर्सनल डेटा हो। नॉन पर्सनल डेटा तो ऑफ कोर्स डिजिटल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि दोज कंपनीज विच आर एबल टू जनरेट एंड यूज एंड अप्लाई द डेटा, वही आगे बढ़ते जाए, बाकी देर इज नो स्कोप फॉर द अदर कंपनीज टू ग्रो और क्रिएट। ये इसलिए डेटा प्रोटेक्शन की जरूरत है। बट यहाँ पे इन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म दिया। डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ है, उसमें ये देखना कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी रेस्पेक्ट किया जाए। अब इसमें कहा गया कि देखो जो बिल है, देखो बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिटिकल नहीं होना है। कभी भी किसी लॉ के बारे में आप लिखते हो, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं। हमेशा ये याद रखना है कि ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा आप क्रिटिकल हो जाओ कि सब बेकार है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, आप ही लोग ब्यूरोक्रेट हो, फ्यूचर में पॉलिसी मेकर्स हो, आप ही को लॉ बनाना है, तो वहाँ पे बेस्ट माइंड लगते हैं लॉ बनने में। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे जब पब्लिक पार्टिसिपेशन है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स हमें होना चाहिए कि, और जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो कुछ पॉइंट्स सॉल्यूशन के रूप में भी आपको देना चाहिए। तो बिल सीक्स टू डायलूट द प्रोविजन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, जिसमें जो राइट प्रोवाइड करता है आरटीआई के माध्यम से आप एक्सेस इन्फॉर्मेशन
को एक्सेस कर सकते हो, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हो। बट इसमें आरटीआई की बात करें तो आरटीआई एक्ट के में तो प्रोविज़न है प्रोटेक्ट प्राइवेसी से रिलेटेड, सेक्शन 8 की अगर हम बात करें, और इस सेक्शन लाइक टू इन्वोक दिस सेक्शन टू डिनाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड हैज़ टू बी प्रूवन। अगर इस सेक्शन के तहत अगर किसी भी वजह से अगर इन्फॉर्मेशन डिनाई की जाती है तो यहाँ पे ये कुछ क्लॉज होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड ना हो, इन प्राइवेसी के खिलाफ हो, या फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे ज़्यादा जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपने इन्फॉर्मेशन को आपको इन्फॉर्मेशन डिनाई किया जा सकता है। देयर इज दिस पॉसिबिलिटी। जो प्रपोज्ड बिल है इट ऑल्सो अमेंड दिस सेक्शन, जिसके तहत कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है लाइक ये फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है कि आरटीआई के अंदर दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो दिस इज द फैक्ट, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन आस्पेक्ट विच हैव बीन हाईलाइटेड, जिसके माध्यम से लाइक इट विल this will amend this section to expand its purview and exempt all personal information from the ambit of RTI। किसी भी तरीके का जो भी पर्सनल, जैसे मान लो आपके पास आपने एक अथॉरिटी का गठन किया और उस अथॉरिटी से यू कैन नॉट सॉर्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट मीन्स आरटीआई के अंदर जो सेक्शन आपका जो सेक्शन 8 है, जिसके तहत आप पर्सनल आप जो इंफॉर्मेशन सॉर्ट कर सकते हैं एंड इट कैन बी डिनाइड इफ नो पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, उसमें डिनाई किया जा सकता है। बट इवन द पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है इन दिस बिल, मीन्स इट विल नॉट बी अंडर द आरटीआई एक्ट। दूसरा कहा गया कि एम्पावरिंग द एग्जीक्यूटिव टू ड्राफ्ट रूल ऑन रेंज ऑफ इश्यूज एंड दिस प्रपोज्ड बिल क्रिएट्स वाइड डिस्क्रिशनरी पावर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कहा गया। अब इसमें कहा गया कि बहुत सारे लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है इट कैन फ्रेम इट्स लॉ। अब यहाँ पे समझना, एग्जीक्यूटिव कैन फ्रेम द लॉ, व्हाट डज इट मीन? देखो, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। व्हाट डज इट मीन कि जैसे मान लो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, लॉ एक फ्रेमवर्क बना दिया, बट उसके कुछ प्रोविजंस जो है वो एग्जीक्यूटिव खुद से बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। दे कैन, तो काफ़ी सारा पावर एग्जीक्यूटिव को मिला, दे कैन ड्राफ्ट द रूल बहुत सारे ऐसे इश्यूज में। और ऐसी स्थिति के अंदर हाउ दे विल सेफगार्ड राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज काफ़ी सारा जो पावर है दैट हैज़ बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव इवन इन द फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो बिगेस्ट डेटा रिपोजिटरी, इट मीन्स व्हाट कि सारा का सारा जो डेटा है, डेटा गवर्नमेंट के माध्यम से कई लेवल पे जनरेट भी होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो बहुत सारा गवर्नमेंट के माध्यम से जो डेटा जनरेट होता है वो डेटा सरकार के पास इकट्ठा भी रहेगा। एंड इट इज़ इम्पेरेटिव कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ना हो, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा है जनरेट होगा एंड दैट डेटा पूरा का पूरा जो स्टोरेज है दैट विल बी अंडर द परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट। कहा गया इसकी जगह एक ऐसा बॉडी आपके होने चाहिए दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट शुड हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक प्रकार का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए पूरा डेटा मैनेजमेंट पे। ऑल्दो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया गया है, बट वेदर दिस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल हैव द ऑटोनॉमी और नॉट इज अ क्वेश्चन। क्या डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है उसकी पास उस प्रकार का ऑटोनॉमी है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि जो ये आपका डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसमें क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो भी आपका प्रोसेस किस तरीके से होना चाहिए, ये है। दूसरा, द बिल ऑल्सो स्टिपुलेट दैट द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड शैल बी डिजिटल बाय डिजाइन, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट। डिजिटल बाय डिजाइन का मतलब है कि उस तक जब आप रीच करोगे और रीच करोगे थ्रू डिजिटल माध्यम, आपने कंप्लेंट फाइल की और डिस्पोजल भी उसी तरीके से आपका होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हाँ एवरीथिंग इज डन। दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड, ऑल्दो जो इसकी अथॉरिटी का ऑफिस होगा वहाँ भी रीच किया जा सकता होगा, बट उसका क्या प्रोसीजर है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कुछ ये आर्गूमेंट्स हैं, यू शुड हैव द आर्गूमेंट्स। जैसे मान लो कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे हो, राइटिंग द क्रिटिसिज्म रिलेटेड विद द डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड आरटीआई, तो ये पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अ टॉपिक साइंस का टॉपिक है। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। और यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कल मैंने एक वीडियो आपके लिए बना के शेयर किया था,
इफ़ यू रिमेंबर कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को अलग कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अगर आप एकदम अभी 24 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 23 की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप उन चीज़ों को फॉलो ही करते होंगे। 24-25 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, 6-7 मिनट का वीडियो है, एंड इट इज़ रिलेटेड विथ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रीलिम्स बूस्टर्स आपका 7 बजे, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और जितने भी दूसरे न्यूज़पेपर से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपका शेयर कर देता हूँ। एक और वीडियो अभी आएगा आपका 7:15 के 12:15 12:30 के आसपास, एक वीडियो आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो रिलेटेड टू इट। चलो लेट्स डिस्कस। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांड्यान एकेडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है, साइंस का टॉपिक है, दैट इज माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम, ठीक है। तो माइक्रोबायोम क्या होता है? जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं, दे आर वेरी यूजफुल, एंड उन्हीं के लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज माइक्रोबायोम, और ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसे जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म जैसे कई स्पेशल बच्चे होते हैं, इन द सेंस कि कई प्रकार का जो उनका बिहेवियर एस्पेक्ट है या सारी चीज़ों में वी कैन से कि कई चैलेंजेस उसमें होते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ प्रॉपरली। अब उसको लिंक किया गया है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बैक्टीरिया जो कि माइक्रोबायोम के अंदर है, या जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर यूजफुल बैक्टीरिया, उनकी लैकिंग वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखो एक चीज़ और, आप इस पर क्या रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है, बट आज के समय जैसे छोटा बच्चा जब आपका पैदा होता है तो उसमें बहुत सारे लेवल पे जैसे पाउडर वाला मिल्क और ये सब चीज़ें बहुत दिया जाता है कि बच्चा जल्दी से बहुत हेल्दी हो जाए, इस टाइप से मदर फीडिंग पे कम फोकस किया जाता है। अब इमेजिन करो इफ देर इज़ लेस फोकस ऑन द मदर फीडिंग पर अगर कम से, तो वो अगर मदर फीडिंग पे अगर फोकस नहीं होगा, देर विल बी लेस फोकस ऑन मदर फीडिंग। अगर मदर फीडिंग पे, तो मदर फीडिंग या मदर का जो मिल्क है इम्यूनिटी तो इम्प्रूव करता है, बट इट ऑल्सो हैज़ अ रोल माइक्रोबायोम क्रिएट करने में। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब इसमें देखो एक रिसर्च हुई है, और इसे दिस रिसर्च इज रिलेटेड विथ एएसडी, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब जैसे जो भी बच्चे इनको फेस करते हैं, बहुत सारे इश्यूज उनको फेस करना पड़ता है, खासतौर से बिहेवियर के कंटेक्स्ट में देखा जाए, उनका जो सोचने का क्षमता है वो सारी चीज़ें अफेक्ट रहते हैं। अब इसमें जो लिंक किया गया है दैट इज रिलेटेड विथ माइक्रोब, गट माइक्रोब, एंड ये इम्यून मॉड्यूलेशन से लिंक किया गया। तो इम्यून मॉड्यूलेशन क्या है कि इम्यून मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि एफर्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू इंश्योर इट्स रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द थ्रेट। इट मीन्स व्हाट, कि जो माइक्रोब्स होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर, ये जो माइक्रोब्स आपके माइक्रोबायोम्स या बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन इम्यून मॉड्यूलेशन। व्हाट इज इम्यून मॉड्यूलेशन? इट सिंपली मीन्स कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेटेड रहे और थ्रेट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली रिस्पॉन्स करे, कि जिस प्रकार का थ्रेट आ रहा है उसी हिसाब से इम्यून सिस्टम भी आपका रिस्पॉन्स कर रहा है। अब कई प्रकार के जो स्टडी की गई है, तो इस पर इन्होंने यही बात कही है कि डिसबायोसिस, इट मीन्स डिसबायोसिस का मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोब है बच्चों का, गट माइक्रोब है, उसमें इम्बैलेंस देखने को मिला। तो डिसबायोसिस देखने को मिला है। अब जैसे मान लो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिला बैसिलसियाई, विफिडो बैक्टीरियसियाई, वेलेनोसियासियाई बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो किसी में बैक्टीरिया कम है, किसी में ज़्यादा है। ऑल दो जो इम्बैलेंस है, ऑफ इम्बैलेंस जो इन गट माइक्रोब्स का है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटिज्म डिसऑर्डर। ये चीज़ कही। अब इसमें कई बैक्टीरियाज के नाम याद रख लिखे हुए हैं, वो आपको याद नहीं रखना, पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगा, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ volcanic eruption, and this is a concept called as solar radiation management। ज्योग्राफी का टॉपिक है, एंड ये टॉपिक मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कंटेंट लिखा फिर आप उसको देख सकते हैं। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट ये टॉपिक है आपका। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो आपने एक टर्म आप सभी ने पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग। यू मस्ट हैव रेड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे जरूरी फैक्टर क्या है? देखो सूरज की रोशनी जितनी पहले आती थी, आज से 1000 2000 3000 साल पहले भी जितनी रोशनी आती थी, आज भी सूरज से रोशनी उतनी ही आ रही है। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हमारे अर्थ में रीच करेगी, मतलब हीट बजट आपका क्या होगा, व्हाट विल बी द हीट बजट, जो कितना हीट बजट होगा। हीट बजट बेसिकली डिपेंड करता है पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पे। डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इट डिपेंड्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर का जो कॉम्पोजिशन है, CO2 कितना है,
आपका दूसरी गैसेस कितनी हैं। अब जनरली क्या होता है कि सूरज की रोशनी आई, सूरज की रोशनी गई, आई वाटर वेपर और CO2 और भी कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपकी एंटर की जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सेंटर की, अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके रेडिएट बैक होगा, ऐसे रेडिएट बैक होगी। जो भी आपका रेडिएट बैक होगी दैट विल बी जो लॉन्ग वेवलेंथ होगी, तो वो CO2, मान लो CO2 कोई दूसरी ग्रीन हाउस गैस है, दे विल एब्जॉर्ब इट, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका एब्जॉर्ब बैक हो जाएगा। एंड वेंस इट विल बी एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी और पृथ्वी को गर्म रखेगी। ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत पुराना कंसेप्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इज इट पॉसिबल कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कन्वर्ट कर सकें थ्रू ग्लोबल कूलिंग, इज इट पॉसिबल। तो इसमें कई स्टडी की गई। अब एक स्टडी ये कहेगी कि जिस जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस जगह पे पूरा ये धुआं सा ऐश कंटेंट आ जाता है। जब ऐश कंटेंट इतना आ जाता है तो सूरज की रोशनी कम जाती है, जब कम जाती है तो वहाँ पे कंपेरेटिवली जो टेम्परेचर होता है वो लोअर हो जाता है। तो इज इट पॉसिबल फॉर मैनेजिंग सोलर रेडिएशन कि हम क्या करें कि ऊपरी सतह पे ही कुछ ऐसा कंटेंट डाल दें जिसको जैसे एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे सन और जो अर्थ या मून या इनका जो ग्रेविटेशनल है पुल है वो बैलेंस होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे डालोगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा। अब आपने वो डाल दिया तो सूरज की रोशनी विल नॉट बी एबल टू रीच, कम सूरज की रोशनी अर्थ पे जाएगी और इससे आपकी कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बट इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद ऊपर इवापरेट होता है, बारिश होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बारिश होगी, बारिश से हर चीज़ लिंक्ड है और आपका एग्रीकल्चर एवरीथिंग इज लिंक्ड। बट अगर आप समझो कि इतना सारा इस प्रकार के हमने चेंजेस किए और उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा वी डोंट नो, कि बेस्ड ऑन द स्टडी की वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उससे सोलर रेडिएशन कंट्रोल हो जाता है। आपने इस प्रकार के पार्टिकल स्प्रेड कर दिए जिससे कि सूरज की रोशनी कम आए, और सूरज की रोशनी जब कम आएगी तो इट विल हेल्प कि ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल कूलिंग से रिप्लेस हो जाएगी। इट इज़ डन, बट इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज पूरा जो हीट बजट अफेक्ट होगा। इससे आपका कितना जो सीजनल एस्पेक्ट है, बहुत सारे ग्लोबल फेनोमेनाज हैं, जेट स्ट्रीम का मूवमेंट है, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट होंगी, ओवरऑल भी अफेक्ट होंगी। ये चीज़ आपकी कही गई है। तो यहाँ पे मून डस्ट कहा गया, मून डस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब जो मून है वहाँ से बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट लेके और ऐसी जगह पे एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो रहा है, वहाँ पे आप उस मून डस्ट को डाल के एंड यू कैन कैरी आउट दिस। तो इस तरीके को हम सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। एंड जियो इंजीनियरिंग का कंसेप्ट भी हम इस पे अप्लाई करते हैं। वी ऑल्सो अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑफ जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांड्यान एकेडमी चैनल पे, यही बातें लिखी हुई हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट देखते हैं, मोर साइबर रैटलिंग, मोर आइसोलेशन, मिलिटराइजेशन ऑफ द साउथ चाइना सी। अब इसको भी आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये IR का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। देखो ये साउथ चाइना सी रीजन है। अब ये साउथ चाइना सी रीजन, ये साउथ चाइना सी है, इधर देखो ये मलक्का स्ट्रेट है, ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से बहुत ट्रेड होता है। इधर नीचे अंडमान निकोबार का इलाका है। अब भारत का इस पर काफ़ी कंट्रोल है, जब चाहे इसको ब्लॉक कर सकता है, बट ट्रेड काफ़ी अधिक होता है। देखो ये पूरा इलाका जो है, खास तौर से देखो ये साउथ चाइना सी चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज चाइना का पूरा डेवलपमेंट ईस्टर्न इलाके में है। ताइवान पे US का अच्छा प्रेजेंस है, साफ साफ है, तो US का प्रेजेंस है, वो चाइना नहीं चाहेगा इसके आसपास जो प्रेजेंस है या रिसोर्स हैं उस पर US से दूसरी पावर का कब्जा हो। तो धीरे धीरे वो अपनी कहानी भी बनाता है कि देखो पहले के टाइम पे मेरा जो वर्चस्व था वो बहुत आगे तक था। उसने एक इमेजिनरी लाइन बनाई जिसका नाम चाइना 9 डैश लाइन है। अब इस 9 डैश लाइन के अलावा जितना एरिया आएगा वो कहता मेरा है। इवन उसने कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी क्रिएट कर दिए और कह दिया जैसे एकदम क्लोजली ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड कह दिया, और कह दिया देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है उसके तहत ये आइलैंड है और इससे 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया मेरा है। इसके खिलाफ फिलीपींस गया वहाँ पे, फिर फिलीपींस के फेवर में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने कहा कि देखो ये जो भी चीन के द्वारा क्लेम किया जा रहा है वो गलत है, जो भी स्टेप लिया जा रहा है वो गलत है। तो चाइना ने कहा नहीं नहीं, ये इनके पास कोई पावर नहीं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, जो भी डिसीजन दिया उसको नहीं माने। तो चाइना कंटिन्यूस इस रीजन पे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाह रहा है। पाराशाला आइलैंड, स्कॉर्बग्स शोल, स्पार्टले आइलैंड, कंटिन्यूस बेसिस में। और दूसरे दूसरे जो देश हैं, दूसरे दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे EEZ कहते हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक है, वहाँ पे वो अपने कब्जे को बढ़ाना चाहता है। वहाँ पे जुरिडिक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हैं
ऑयल, गैस, फिशिंग पोटेंशियल, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसको पता है कि इस इलाके में अगर मेरा कब्जा नहीं होगा तो दूसरा देश आ जाएगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और फिर हमें दिक्कत होगी। तो चाइना इसलिए सभी देशों से कन्फ्रंटेशन वो कर रहा है। दूसरा, ये देश धीरे धीरे रशिया के साथ जो है अपना रिलेशन डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कंपनीज हैं उनके साथ कह रहे हैं कि आप चलो, जैसे फिलीपींस ने कह दिया, वियतनाम ने कहा कि आप ड्रिलिंग करो। अभी इस एक तरफ चाइना जो है रशिया के साथ बना के रखना चाहता है, और चाइना धीरे धीरे साइड लाइन से देखोगे तो सेंट्रल एशिया का जो इलाका है वहाँ पे अपना प्रेजेंस बना लिया। जहाँ पे रशिया के क्लोज जो एरिया है वहाँ पे चाइना प्रेजेंस बना रहा है। तो रशिया ने कहा यार इनका फ्यूचर में कोई भरोसा है नहीं, तो इन्होंने इधर, रशिया ने इधर अपना प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब ये चीज़ चाइना को भी नाराज़ कर देगी। तो चाइना, यूएस, रशिया, इनके बीच का एक आप कह सकते हैं डायनेमिज्म रिश्ते का, वो एक इशू आपका क्रिएट कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। अब इसमें देखो ऐसी यही बातें इसमें लिखी हुई हैं, पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देख लेना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के पास क्या रिलेवेंट ऑप्शंस हैं। अब इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेस्ट से लेकर संघाई की बात करें, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक में बीच में जो है वो इंडिया आपका लोकेटेड है। एंड इवन चाइना भी अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन पे काफ़ी अधिक इंक्रीज करना चाहता है। तो इंडिया को अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, जो खास तौर से इंडो पैसिफिक का इलाका है, जो इंडियन ओशन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन तक का जो रीजन है, वहाँ तक अपना आउटरीच इंक्रीज करना चाहिए। मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्सरसाइज कंडक्ट करना, सब देखना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है उस पर इन्वॉल्व रहना चाहिए, चाहे इंडियन ओशन रीजन हो, इंडो पैसिफिक का इलाका हो। और इवन जो मलक्का स्ट्रेट है, जहाँ जैसे अंडमान निकोबार रीजन है, वहाँ पे इंडिया का बढ़िया प्रेजेंस है, तो मलक्का स्ट्रेट का जो रीजन है वहाँ पे भी पेट्रोलिंग अपनी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक पार्टनरशिप मेंटेन करना, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएस, वियतनाम के साथ, एंड इट हैज़ एक्सटेंडेड टू मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। तो एक कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप इन देशों के साथ भी भारत मेंटेन करके रखा है। देखो आपके लिए मेंस में प्रश्न ये आ सकता है कि ये जो एरियाज हैं, मतलब साउथ चाइना सी का इलाका है या इस रीजन में मैरीटाइम लेवल पे इंडिया चाइना को बैलेंस करने के लिए क्या कदम उठा रहा है, तो इसमें आप ये बात मेंशन कर सकते हैं। इवन हमारा ट्राई सर्विस कमांड सेंटर भी अंडमान निकोबार के अंदर है, तो वो एक और भी बहुत ह्यूज एडवांटेज दे देता है, ये ध्यान रखें। अचानक अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखो साइंस टेक का कोर्स चल रहा है, 18 फेब से पहली क्लास हुई है, 23 की तैयारी करो। देखो ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको अनअकैडमी में जाके प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। आई एम टेकिंग ऑल दिस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कोर्स आईआर का आएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी, और सब डायनेमिक टॉपिक है। 2 साल के अंदर जो न्यूज़पेपर और दूसरी जगह पे आए, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आप लोग देख लेना। तो मेंस का क्वेश्चन आई विल शो यू। तो 21 तारीख लास्ट डेट है, मतलब आज लास्ट डेट है। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, इसमें 1 साल तक जितने भी कोर्सेस आएंगे, इंक्लूडिंग ये जो कोर्सेस मैंने आपको बताया, वो सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हो। सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 12 मंथ्स की बात करें तो इसमें कॉम्बो ऑप्शनल भी, तो इस अमाउंट को देखो, इसमें ऑप्शनल जीएस, जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। मेंस का प्रश्न देख लो, व्हाट इम्पैक्ट। अच्छा, कोड याद रखना जो आपको यूज करना है, SPLIV, ये कोड है। और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड, माई कोर्स ऑल्सो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपके जो बैच कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुकलेट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, इस अमाउंट के। तो आज लास्ट डेट है, तो इसका बेनिफिट जरूर से उठाएं। क्वेश्चन देख लो, व्हाट इम्पैक्ट सोशल मीडिया हैज ऑन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के व्यक्ति पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है। 10 नंबर का सोच के लिखना पड़ेगा, बढ़िया प्रश्न बनेगा इसमें। तो आप लोग अपना आंसर सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जो है सेंड करें। आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो देख लेना। और कल का जो बेस्ट आंसर है मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, आप देख लेना। सो ये आप देख लो कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये आप पॉज करके देख लेना। तो इसलिए कोर्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ अनअकैडमी के अंदर, वो जरूर से करना है। 23 की तैयारी अगर आप कर रहे हो, ठीक है। लगभग 15 में से 14 प्रश्न थे। ये आप, ये सेशन लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, सब देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू एवरीवन, इसका PDF यू विल गेट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।